नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। बंगाल में ममता बनर्जी ने हालांकि हदें तो ऑलरेडी वो पार किए ही हुए थी, लेकिन अभी जो ममता बनर्जी ने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों पर अपनी इंटरवेंशन की पॉलिसी को दर्शाया है। इंटरवेंशन की पॉलिसी को दर्शाया इन द सेंस कि एक पीआईएल इलाहाबाद व ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट में फाइल करवाई है उन्होंने अपने लोगों के द्वारा। आप सोचिए कि गवर्नर की पोस्ट के लिए पीआईएल आपने पहले कभी नहीं सुना होगा और स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि गवर्नर के खिलाफ एक पीआईएल हाई कोर्ट में फाइल की जाए और ये हाई कोर्ट से मांग की जाए कि गवर्नर को रिमूव कर दो और गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को रिमूव कर दिया जाए। अब वो पीआईएल मैंने हालांकि पूरी नहीं पढ़ी कि वो केवल बंगाल के गवर्नर की पोस्ट को रिमूव करने की बात कर रहे हैं या फिर वो बंगाल के गवर्नर को हटाकर दूसरा गवर्नर लेने की बात कर रहे हैं। अगर वो आज के ऑनरेबल गवर्नर को हटवाना चाहते हैं तो कोई दूसरा गवर्नर आएगा तो उसके साथ क्या व्यवहार होगा, क्या उसको भी हटाने की नौबत आएगी? ये तो परंपरागत रूप से भारत के संविधान में व्यवस्था रखी गई है कि भारत एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम देश को अच्छे से चलाना चाहते हैं, इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया गया है और उस डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में ही राज्य को बनाया गया है और उसको कुछ शक्तियां दी गई हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है जो राहुल गांधी कहते हैं कि राज्यों से मिलकर देश बना है। वो कहते हैं कि ये नेशन नहीं है, ये राज्यों से मिलकर देश बना हुआ है और राज्य से मिलकर देश बना हुआ है। इसका मतलब उनका तात्पर्य ये भी होगा कि राज्य चाहें तो जा सकते हैं। मैंने पहले भी इस बात को डिस्क्राइब किया है कि जिस समय संविधान बन रहा था उस समय भी मुस्लिम सांसद ये कह रहे थे कि राज्यों से मिलकर देश बना, इसलिए उनके ही दबाव में इसका नाम भी यूनियन ऑफ स्टेट्स रखा गया था। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर ने उसको कहा था नॉर्थ अमेरिकन यूनियन एक्ट से हमने लिया है, यानी कि कनाडा से लिया है जो यूनिटरी है, लेकिन फिर भी नाम तो कन्फ्यूजिंग है ही। और उस नाम कन्फ्यूजिंग के नाम में ये बात उस समय मुस्लिम सांसद लगातार ये कह रहे थे, जो मुस्लिम लीग के लोग यहाँ रोक लिए गए थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी जो मुस्लिम सांसद अभी रिप्रेजेंट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो लगातार कह रहे थे कि राज्यों को स्वतंत्रता दी जाए, राज्यों के अलग संविधान बनाए जाए, राज्यों को इतनी स्वायत्तता हो कि वो चाहें तो सेंट्रल के साथ रहें, चाहें तो सेंट्रल के साथ ना रहें। और ये लगातार दबाव बना रहे थे कि अगर कुछ राज्य चाहें तो अपनी अलग से यूनियनें बना सकते हैं और वो यूनियन बनाकर केंद्र के साथ नेगोशिएट करें। और इसी में वो लगातार ये कह रहे थे कि सेंट्रल के पास कुछ पावर रहनी चाहिए, बाकी पावर जो है वो राज्य के पास रहनी चाहिए। हालांकि उस समय डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि नहीं, देश एक है और देश राज्यों से मिलकर नहीं बना है, राज्यों को कहीं भी जाने का अधिकार नहीं, राज्यों को अलग से पावर नहीं है, राज्य केवल इस संविधान के मातहत ही जो व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था के तहत राज्यों को पावर दी जाती है। इसलिए आर्टिकल 368 जब बनाया गया कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तब ये कहा भी गया कि केंद्र को ये पूरा अधिकार होगा कि वो किस पूरे संविधान में उसकी पावर को कम ज़्यादा कर सकते हैं, संविधान में संशोधन कर सकते हैं। हालांकि बाद में केशवानंद भारती के जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा 13 जजों की बेंच ने कि नहीं भाई, ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते आप देश का, लेकिन बाकी सारे संशोधन आप कर सकते हैं। अब वो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी लगातार विवादों में रहती है, कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना एक्सप्लेनेशन देते रहते हैं। लेकिन ये पहली बार हुआ है जो भावना उस समय मुस्लिम लीग के सांसदों की थी, सदस्यों की थी, या जो मुस्लिम सदस्यों की थी, या कांग्रेस के या कम्युनिस्ट और सोशलिस्टों की जो विचार था कि नहीं भाई, राज्यों को अलग जाने का अधिकार होना चाहिए और राज्यों से मिलकर देश बनेगा, वो ही आज चरितार्थ करने का प्रयास राहुल गांधी ने अपने बयान में लोकसभा में कहा कि इंडिया नॉट ए नेशन, इंडिया इज नॉट ए नेशन, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया नेशन नहीं है, राज्यों से मिलकर बना हुआ देश है। वही बात ममता बनर्जी लगातार चरितार्थ करने की कोशिश करती रहती है और वो ये कहती है कि नहीं, केंद्र के दबाव में नहीं मानूंगी, मैं मोदी को प्रधानमंत्री नहीं मानती। इसीलिए जब वहाँ फेमिन आता है, जब वहाँ भूकंप आता है, जब वहाँ बाढ़ आती है, तो प्रधानमंत्री चूंकि देश का हेड होने के नाते वहाँ जाते हैं तो वो आती भी नहीं है और अपने चीफ सेक्रेटरी को नहीं भेजती, और चीफ सेक्रेटरी को ना भेजकर चीफ सेक्रेटरी की तो बेचारे की वाट लग गई, वो सरकारी कर्मचारी था।
लेकिन वो लगातार कोशिश ये करती है और ये भी करने की कोशिश कर रही थी कि मोदी तो बाहरी हैं, बाहरी मतलब वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो तो गुजराती हैं, ये बाहरी हैं, ये बंगाल में बाहर से आ गए, और ऐसा बहुत कुछ करने की कोशिश करती हैं। हालांकि बंगाल को ये लोग नहीं समझा पाए, बंगाल की कम्युनिटी को नहीं समझा पाए। जो बात असम में लगातार चलती रही थी वही बात अब बंगाल में चरितार्थ होती दिखाई पड़ रही, लेकिन असम को समझ में आ गया और असम में अब लगातार अमन चैन आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन बंगाल में आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि बंगाल के जो शासिका है वो अपने आप को देश से अलग मानती है, देश से परे मानती है। अब गवर्नर का जो रोल रहता है इसी व्यवस्था में, चूंकि आर्टिकल 1 में ये व्यवस्था की गई है और आर्टिकल 2 में ये व्यवस्था की गई, इसीलिए चूंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सब सर्वे सर्वा होता है, इसलिए प्रेसिडेंट को अधिकार होता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में गवर्नर को वहाँ बिठाए, और गवर्नर संविधान सही चले, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ पर सही रहे और राज्य संविधान के अनुसार चल रहा है, इस सब का जिम्मेवार होता है। हालांकि राज्यपाल और राष्ट्रपति की सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती है। राष्ट्रपति बंधा हुआ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिसीजन से मानने के लिए या पार्लियामेंट के डिसीजन से मानने के लिए, लेकिन राज्यपाल बंधा हुआ नहीं होता। अब कहने के लिए आइडियल सिचुएशन ये है कि नाउ द गवर्नर हैविंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर एड एंड एडवाइस। गवर्नर के पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है एड एंड एडवाइस के लिए, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगी रिप्रेजेंटेशन से, जो हाउस में रिप्रेजेंटेशन होगा वो चुनाव से आएगा। लेकिन फिर भी संवैधानिक मशीनरी फेल हुई है कि नहीं हुई, संविधान कैसा काम कर रहा है, देश प्रदेश में क्या सिचुएशन है, ये तो सब गवर्नर ही देखा। इसलिए आर्टिकल 200 में ये व्यवस्था दी गई है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई रिकमेंडेशन की है तो गवर्नर मानने के लिए बाध्य नहीं है, गवर्नर को वो मानना होगा, लेकिन गवर्नर की जहां असहमति रहती है तो फिर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो अपने पास रख लेता है, और अगर संवैधानिक रूप से वो पॉसिबल नहीं है तो वहीं पर रिजेक्ट कर देता है, जैसे कोई अपॉइंटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो अभी की जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में जो समस्या खड़ी हुई वो यही हुई कि आपने देखा होगा कि बंदोपाध्याय वाला मैटर जरा फंस गया चक्कर में, और बंदोपाध्याय को उन्होंने कोई नया अपॉइंटमेंट दे दिया। ऐसे ही एक पूर्व डीजीपी वीरेंद्र नाम के एक पूर्व डीजीपी के अपॉइंटमेंट की फाइल भेजी कि उनको अपॉइंट करना चाहती है, और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की एक फाइल भेजी कि वो उनको अपॉइंट करना चाहती हैं किसी पोस्ट के लिए। गवर्नर ने उनको रिव्यू किया, रिव्यू करने के बाद गवर्नर ने कहा कि ये फाइलें जो हैं वो करेक्ट नहीं हैं, इनके अपॉइंटमेंट ऐसे नहीं हो सकते, और वो फाइल वापस कर दी। अब गवर्नर के वापस करना ये तो ममता बनर्जी को किसी प्रकार से स्वीकार ही नहीं था, इसलिए ममता बनर्जी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, और ये मोर्चा खोलना स्वाभाविक भी था क्योंकि वो लगातार गवर्नर साहब के लिए कुछ न कुछ ढूंढती ही रहती, लेकिन वो भूल जाती हैं कि गवर्नर एक सीनियर एडवोकेट हैं। पहले बहुत कम उम्र में वो मिनिस्टर केंद्र में हो गए थे, और मेरे सीनियर होने के नाते मैं उनको जानता हूँ कि वो बहुत गहराई से चीज़ों को पढ़ते हैं, कानून बड़ी गहराई से वो जानते हैं, और संविधान के वो स्वयं में बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं। इसलिए संविधान के विशेषज्ञ होने के नाते माननीय गवर्नर उस चीज़ को गहराई से जानते हैं कि उनकी कितनी पावर है और कितना वो कर सकते हैं। अब ममता बनर्जी को वो फाइलें वापस करना अशोभनीय लगा, इसलिए अभी कुछ दिनों से वो लगातार विवाद कर रही हैं। जैसे उन्होंने पुलिस को भरे मंच पर उन्होंने कहा कि गवर्नर आपको सीधा संपर्क तो नहीं करते, गवर्नर अगर आपको सीधा संपर्क करें तो फिर मुझे बताइएगा, गवर्नर को ये राइट नहीं है। अब बताऊं कि गवर्नर पुलिस को सीधा संपर्क करना क्या इशू है। इशू मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैं CAA का ये आतंक चल रहा था तो उस समय जादवपुर यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया, ये सब आगे अग्रणी भूमिका में थी CAA के खिलाफ। तो हमारे जैसे कुछ लोग लगाए गए थे कि भाई आप लोग जाओ, इन लोगों को समझाओ। तो मेरा जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक प्रवास हुआ। प्रवास के दौरान मैं और उस समय भारतीय जनता पार्टी के ही केंद्रीय मंत्री थे बाबुल सुप्रियो, मैं बाबुल सुप्रियो कार्यक्रम में गए हुए थे, और यहाँ पर CAA के जब मैं वहाँ बोल रहा था, बोलते समय प्रोफेसर से इंटरेक्शन होना था, उनके क्वेश्चन उनके अगर कोई क्वेश्चंस थे तो उनके जवाब देने थे। मेरे बोलने के बाद उनके पास चूंकि वो क्वेश्चन नहीं बचे तो उन्होंने अंदर से ही गो बैक के नारे लगाने शुरू किए और बाहर निकलकर चारों ओर से घेर लिया, हमें बंधक बना लिया गया। मैंने माननीय गवर्नर को फ़ोन किया
क्योंकि वो हमारे सीनियर रहे, तो मैं सुबह राजभवन में भी गया था, उनसे मैंने उनके दर्शन भी किए थे और उन्होंने कहा भी था कि भाई सिचुएशन ठीक नहीं है, आप जा तो रहे हो लेकिन अगर कोई समस्या हो तो उसके लिए संपर्क करना चाहिए। जब हम फंस गए तो माननीय गवर्नर जी को फ़ोन किया, उनका कहना था कि मैंने मुख्यमंत्री को फ़ोन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने एसएसपी या जो भी वहाँ कमिश्नर रहता है उसको फ़ोन किया है। बाद में दोबारा मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि वो कमिश्नर कह रहा है कि वाइस चांसलर से के पूछे बगैर मैं यूनिवर्सिटी में घुस कैसे जाऊँ। अब हम वहाँ मर रहे हैं, लोग हमको घेरे हुए हैं, वहाँ मारपीट हो रही है, धक्का मुक्की हो रही है, हमारे मतलब मॉब लिंचिंग की तरह हमारी लिंचिंग होने जा रही है या हो रही है, कपड़े फट चुके हैं और चारों ओर से फंसे हुए हैं। और ऐसी सिचुएशन में वहाँ हमें बचाने की बजाय वहाँ पुलिस ये कहती है कि नहीं साहब, जब तक वाइस चांसलर से नहीं पूछेंगे तब तक नहीं घुसेंगे। और वाइस चांसलर हमारे साथ हैं, क्योंकि मैं, बाबुल सुप्रियो जी और वाइस चांसलर ये साथ साथ थे। अब हम वहाँ घिरे हुए हैं तो वाइस चांसलर से वो कैसे पूछेगी। मैंने फिर से उनको कहा तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। तो वो अपनी पर्सनल जो उनकी फोर्स रहती है, सिक्योरिटी फोर्स, उसको लेकर वहाँ चले गए थे और हमको बचाकर ले आए थे। अब भाई हमको बचाकर ही लाए थे ना, वो आप मारना चाहते थे, हमको वो बचा कर लाए थे। इस बात पर ममता बनर्जी को स्टेटमेंट दिया कि भाई ये तो काउंसिलर मिनिस्टर को बाईपास कर रहे हैं, ये पुलिस फोर्स को बाईपास कर रहे हैं और ये खुद ही चले गए और पुलिस फोर्स को सीधा इंस्ट्रक्शन दे दिया, जबकि हम काउंसिलर मिनिस्टर बैठे हुए हैं। आप काउंसिलर मिनिस्टर काम करने के लिए बैठे हैं, किसी को मरवाने के लिए नहीं बैठे। जब कोई मरने की सिचुएशन में आता है तो गवर्नर किसी को बचाने जा रहा है। ऐसे बचाते समय संविधान या जो तुम लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही हो या सिचुएशन की बात कर रही हो, वो कितनी सार्थक है। ऐसे ही जब बहुत सारे इश्यूज वहाँ आने लगे और ये मारपीट चलने लगी तो गवर्नर साहब ममता बनर्जी से कहते तो वो सुनती नहीं। इसके बाद वो सीधे पुलिस को इंस्ट्रक्शन देने लगे कि इनको ये करो, इनको वो करो, इनको बचाओ, इनको शिफ्ट करो। या जो मारपीट हो रही थी इन पे मुकदमेबाजी जो करनी थी, जो आपने लहूलुहान कर दिया बंगाल के हिंदुओं को, उसके खिलाफ गवर्नर ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। गवर्नर ने बताना शुरू कर दिया, ह्यूमन राइट कमीशन को बिठा दिया, वो स्वयं विजिट करने लगे, वो स्वयं डेटा लाने लगे। वो डेटा उन्होंने होम मिनिस्ट्री को दिया, वो डेटा उन्होंने जाकर हाई कोर्ट को दिया, तब हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। ऐसी सिचुएशन में ममता बनर्जी का ये मानना कि गवर्नर जो है वो इंटरवीन कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि कितना इंटरवीन कर रहे हैं वो। लेकिन गवर्नर के इस रवैये की वजह से परिणाम ये निकला कि जो बंगाल में मारपीट चल रही थी, बंगाल में जो हत्याएं चल रही थी, बंगाल में जो पलायन चल रहा था, वो सब रुक गया। नो डाउट होम मिनिस्ट्री उनके साथ खड़ी होगी, इसमें कोई शक नहीं। केंद्र की होम मिनिस्ट्री उनके साथ खड़ी है और वो लोगों को वहां रिलीफ दे रहे हैं, खुद ही पुलिस फोर्स को सीधा डायरेक्शन देने लगे। इस वजह से ममता बनर्जी ने ओपनली ये स्टेटमेंट दिया कि वो कैसे किसी को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, वो पुलिस को कैसे कर सकते हैं। अब जो पीआईएल फाइल हुई है उस पीआईएल में ये कहा गया है कि वो काउंसिलर मिनिस्टर को बाईपास कर रहे हैं, इसलिए उनको हटाया जाए। वो सरकार के डे टू डे वर्क में इंटरवीन कर रहे हैं, इसलिए उनको हटाया जाए। उनका कहना है कि गवर्नर अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए उनको हटाया जाए। और साथ में उनका कहना यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी के माउथपीस बनकर रह गए हैं, इसलिए उनको हटाया जाए। मैं समझ नहीं पाया कि वहाँ भारतीय जनता, जब हिंदू मर रहा हो और हिंदू को वो बचाने जा रहे हैं, या मेरी लिंचिंग होने जा रही थी, मुझे वो बचाने गए, बाबुल सुप्रियो को वो बचाने गए, निकाल लाए। मुझे लगता है कि ऐसा गवर्नर भारत ने स्वतंत्र भारत के बाद पहला देखा होगा, जो स्वयं भीड़ में जहाँ हजारों लोग हों और लिंचिंग की व्यवस्था करके रखी गई, उनके बीच में घुस जाए और घुस कर हम लोगों को बचाकर ले आए और फोर्स को इंस्ट्रक्शन उसी समय दे। फोर्स सोच नहीं पाई थी कि आखिर क्या करना है। मुझे लगता है कि आज जैसी सिचुएशन होती तो शायद फोर्स या जो पुलिस थी वो उनका सहयोग ही ना करती। लेकिन उस समय चूंकि वो पहला प्रकरण था बचाने वाला, इसलिए पुलिस को भी समझ नहीं आया होगा कि गवर्नर आए हैं तो क्या करें। पुलिस भी गवर्नर के साथ होली और हम लोगों को निकाल लाई। ऐसी सिचुएशन जब प्रदेश में बन रही है तो गवर्नर नहीं संभालेगा तो कौन संभालेगा। अब गवर्नर अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इनका कहना है कि वो भारतीय जनता पार्टी के माउथपीस बन चुके हैं, इसलिए वो ये कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के माउथपीस का मतलब है हिंदुओं का संरक्षण करने वाली पार्टी, हिंदुओं के विषय में सोचने वाली पार्टी, हिंदुओं के लिए काम करने वाली पार्टी। कभी राम मंदिर निर्माण की बात करती है तो कभी वो काशी की बात करती है, तो कभी वो अयोध्या की बात करती है, तो कभी वो रामानुजाचार्य की बात करती है और बहुत सारे ऐसे इशू। वो प्रधानमंत्री खुद केदारनाथ जाते हैं और ये बाबा विश्वनाथ घूमते हैं, केदारनाथ घूमते हैं, गोलकनाथ घूमते हैं, बहुत सारे स्थानों पर स्वयं प्रधानमंत्री घूम रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी मंदिर घूम रही है, ऐसा उनका आरोप
है और हिंदू उनके पीछे पागल घूम रहा है देश भर का। इसलिए वो उनके विचार ये हैं कि ये जो नरेंद्र मोदी जी हैं ये हिंदुओं के संरक्षक हैं और हिंदुओं का संरक्षण जो कोई भी करेगा मतलब है भारतीय जनता पार्टी उनका संरक्षण कर रही है। इसलिए गवर्नर भी भारतीय जनता पार्टी के माउथपीस के रूप में काम कर रहे हैं और उनको रोका जाना चाहिए। आपने कभी सुना ही नहीं होगा कि कोई PIL फाइल की जाए। क्यों? क्योंकि गवर्नर की पोस्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है और गवर्नर को इंस्ट्रक्शन तक नहीं दिया जा सकता, केवल स्ट्रक्चर पास किया जाता है कोर्ट के द्वारा। स्ट्रक्चर से मतलब क्या सही है क्या गलत है, इतना स्ट्रक्चर के अलावा गवर्नर और प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई ऑर्डर नहीं किया जा सकता कोर्ट के द्वारा, या उसको कोई डायरेक्शन नहीं दिया जा सकता कोर्ट के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो संवैधानिक पोस्ट है, खुद में वो एक कॉरपोरेट पर्सन बनते हैं। लेकिन क्या कहा जाए कि मत बुद्धि कैसी चली गई है, कहाँ पहुँच गई है, जो गवर्नर को हटाने के लिए हाईकोर्ट से इंस्ट्रक्शन मांगने के लिए ममता बनर्जी के कुछ लोग गए हैं। मुझे समझ नहीं आता कि वो क्या करना चाहती है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो कौन सा खेला करना चाहती है। क्या वो प्रदेश को तोड़कर दूसरे प्रदेशों में, जो भारतीय जनता पार्टी का मुझे लगता है कि ऐसा अभियान होना चाहिए कि वो प्रदेश को तोड़कर कुछ उड़ीसा में लगा दे, कुछ असम में लगा दे, कुछ बिहार में लगा दे और बंगाल बहुत छोटा सा छोड़ दे, तभी बंगाल सुधर सकता है। हालांकि जो बॉर्डर के क्षेत्र में 50 किलोमीटर का दायरा लगाया केंद्र की सरकार ने BSF के लिए, वो दायरा ही बंगाल की पावर्स को, बंगाल के जो सरकार है उसकी पावर को कहीं मोर देन 50% कम कर देता है। लेकिन फिर भी वो उनसे भी उलझ रही हैं। वो किसका संरक्षण करना चाहती है? वो बांग्लादेशियों का संरक्षण करना चाहती हैं, वो रोहिंग्या का संरक्षण करना चाहती हैं, या देश विरोधी शक्तियों का संरक्षण करना चाहती हैं, ये सबको दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि वो अब इतनी ज़्यादा पगला गई हैं कि उनको ये भी पता नहीं है कि वो जिसके लिए PIL डलवा रही हैं वो संभव ही नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।